चलिए, सर ने 2 असाइनमेंट दिए थे, ऑल 5-5 मार्क्स। तो पहला असाइनमेंट ये था कि जनाब आपने स्कोप लॉक करना है। लेफ्ट साइड पे जैसे लिखा हुआ है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। जितनी डिटेल आप लिखेंगे उतना अच्छा होगा। एंड ऊपर जो लिखा हुआ है वो प्रोसेस लिखा हुआ है। देयर इज नो बाउंडिंग के कौन सा प्रोसेस आपने इस्तेमाल करना है। वट एवर यू फील लाइक, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपने पढ़ी है तो अगर वाटरफॉल आपको सही लगता है ट्रेडिशनल, या फिर आपको स्क्रम, एजाइल, जो भी आपको, तो बेस्ड ऑन जैसे एफआईपी में आपको चॉइस दी जाती है कि आप अपना सेलेक्ट करते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर भी आपकी सेलेक्ट है कि दिस इज योर प्रोसेस, जो टॉप पे लिखा हुआ है। और लेफ्ट साइड साइड पे स्कोप। ऐसे ये समरी है बहुत जो मैंने लिखा है। यू विल हैव मोर डिटेल। ठीक है, जितनी आप डिटेल लिखेंगे उतना आपको प्रोजेक्ट प्लान बनाने में आसानी होगी। तो ये तो आपने एफर्ट एस्टिमेशन कर लिया होगा। अब आपने कॉस्टिंग करनी है। तो मैं जरा नीचे चला जाता हूँ। नीचे अगर आप देखेंगे तो कुछ घंटे लिखे हुए हैं और कुछ रोल लिखे हुए हैं। ठीक है, रिसोर्स लिखी हुई है। तो जब आप टोटल करेंगे एक्सेल शीट में तो आपके पास घंटे आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर आप इसकी रिसोर्स की, मैंने कहा था ना, जो ऑनलाइन क्लास है मैं इसमें लिख रहा हूँ कि आप कॉस्टिंग कैसे करते हैं। आप आवर्स कॉस्ट ऐसे लिखते हैं। कॉस्ट एक्चुअली आप ऐसे लिखते हैं इज इक्वल टू जो भी आवर्स होगा या डेज होंगे, जो भी टाइम होगा, मैं टाइम लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, टाइम मल्टीप्लाई बाई रेट। अब व्हाट इज रेट, ये अब आपको उस रिसोर्स का, जो भी आपकी रिसोर्स है जो ऊपर नजर आ रही है। ठीक है, ऑनलाइन क्लास में जरा बोर्ड पे जा रहा हूँ। तो ये आपके ये वाले काम के जो ऊपर जो प्रोसेस लिखा हुआ है उस काम के टोटल आवर्स हैं, ये टोटल आवर्स हैं, ये टोटल आवर्स हैं। लेकिन ये हर रिसोर्स के मुख्तलिफ है। ठीक है ना, प्रोजेक्ट मैनेजर कोई महंगा आदमी होगा, बिजनेस एनालिस्ट थोड़ा महंगा आदमी होगा, बाकी रिसोर्स, तो देयर आर डिफरेंट कॉस्ट। उसको हर एक को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। बीए का रेट कुछ और है, एसक्यू इंजीनियर का रेट कुछ और है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली ये आवर्स आ गए और ये कॉस्ट आ गई 20 लाख रुपए, नहीं सॉरी 15 लाख रुपए। फिर मैंने उसमें ऐड कर दिया है। जो इस फॉर्मूले को देखेंगे, यहाँ जाएंगे तो इस कॉस्ट पे 1.3 से मल्टीप्लाई होगा। दिस इज अगेन योर सॉफ्टवेयर हाउस। ठीक है, तो आपको 50% करना है, 25% करना है लेकिन आपको एस्टिमेशन पता होगा कितने घंटे लग रहे हैं और क्या कॉस्ट मेरी लग रही है। ठीक है, तो आपको अपनी कॉस्ट पता होना चाहिए। तो ये डायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है ना, सैलरी है उसकी। अगर आप कुछ और देते हैं तो वो भी ऐड करें। मैंने यहाँ आसानी के लिए लिखा हुआ है, लेकिन सैलरी देते हैं आप, बोनसेस देते हैं, प्रोविडेंट फंड देते हैं, मेडिकल देते हैं, जो भी आप देते हैं, दैट इज योर कॉस्ट। एक आदमी को हरी सैलरी नहीं जाती है। बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में ऐसे होता है, छोटे सॉफ्टवेयर हाउस में नहीं देते होंगे। तो वट एवर योर कॉस्ट, मंथली कॉस्ट, ये मंथली कॉस्ट है। ठीक है, लेकिन ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो अगर मैं किसी आदमी को अपने सॉफ्टवेयर हाउस में बिठा रहा हूँ तो ऑफिस का खर्चा, चाय का खर्चा, बिजली का खर्चा, द ऑल एक्सपेंस। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पर सीट खर्चा निकाल। देयर आर डिफरेंट मेथड, देयर आर डिफरेंट मेथड। आसान तरीका ये है कि मैं अपने ऑफिस का खर्चा, बिजली का खर्चा, समझ लिए वो 50 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, नॉट 50 लाख रुपए, जो भी है, 4 लाख है, 5 लाख है। ठीक है, 5 लाख रुपए महीने का मेरा खर्चा है और 100 लोग हैं मेरे। जी ले लीजिए। ठीक है, तो 100 लोग हैं मेरे पास और 5 लाख रुपए खर्चा है। तो मैंने 5 लाख को डिवाइड किया 100 लोगों से, तो पर सीट एक्सपेंस आ गया। ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो वो मैंने इनडायरेक्ट कॉस्ट लगा दी। और इन दोनों को सम करके आवरली कॉस्ट या जो भी डेली कॉस्ट है वो लगाई, और वो मैंने कॉस्ट मल्टीप्लाई कर दी। तो ये अब आपने कॉस्टिंग करनी है। योर चॉइस, योर चॉइस ऑफ द टीम। जो भी आप प्रोसेस करेंगे उसका टीम की चॉइस आपकी होगी। मैं खत्म कर लूँ फिर आपका जवाब देता हूँ। उसके बाद फिर आपकी कॉस्टिंग भी आपकी होगी। तो यू एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर यू शुड नो द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। जी, अब आप सवाल करिए। नहीं, एवरेज नहीं लिया हुआ भाई, कहाँ लिखा हुआ है? देखिए ना, इसकी बीए की कॉस्ट अलग है। ये इनडायरेक्ट कॉस्ट, यहाँ इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, ये थोड़ी सी वेरी करती है, बहुत थोड़ी सी वेरी करती है, क्योंकि अगर किसी को थोड़ी सी बड़ा जगह दी हुई है तो एसी चाहे तो तकरीबन वही इस्तेमाल कर रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर है तो उसको 2 आदमियों की जगह दी हुई है। डेवलपर है तो थोड़ी थोड़ी तंग जगह दी है। बट उसके अगर वो निकल सकती है, ठीक है, लेकिन वो आपके लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। उसको कीज कहते हैं। ठीक है, तो आई एम नॉट टीचिंग दैट। मैं कह रहा हूँ एवरेज कॉस्ट निकालें। कुछ कॉस्ट इनडायरेक्ट भी लगती है, तो जैसे भी आपको कैलकुलेट करनी है इनडायरेक्ट कॉस्ट। पॉइंट इज कि कुछ पैसे आप डायरेक्ट दे रहे हैं मंथली, गाड़ी दी हुई है तो गाड़ी का खर्चा भी कंपनी दे रही है ना। तो अगर मैंने इसको 1,20,000 रुपए दिए और 30,000 रुपए की गाड़ी दी है तो 1,50,000 रुपए वो है ऑल एक्सपेंस। ठीक है, प्रोविडेंट फंड दे रहा हूँ मैं उसको,
या मेडिकल दे रहा हूँ 10,000 रुपये महीना, ठीक है। तो ये सारी चीजें, दिस इज ऑल मंथली एक्सपेंस, दिस इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसमें बहुत सारी कॉस्ट होती है, ट्रैवल कर रहा है तो वो मुझे देगा, मुल्क से बाहर भेजा है तो वो मुझे कॉस्ट आ रही है उसकी, तो वो मैं लगाऊंगा, पर उसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैंने दिखाया नहीं आपको, ठीक है। वो अकाउंटेंट काउंट करता है कि सर इस टीम पे तो खर्चा हो रहा है क्योंकि सऊदी अरब में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये टिकट और ये और रेजिडेंस और ये सारी चीजें अभी मैं नहीं शो कर रहा हूँ, बट वो कैलकुलेट होगी प्रोजेक्ट वाइज, ठीक है। तो यहाँ ट्रैवलिंग की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। कोई मैंने और आदमी हायर किया हुआ है एज ए कंसल्टेंट, उसकी कॉस्ट आ जाएगी। एक प्रोजेक्ट पे हमें नॉलेज नहीं थी, डोमेन नॉलेज नहीं थी, तो हमने एक कंसल्टेंट हायर किया था, वो हर महीने हमसे 2 लाख रुपए लेता था, तो 12 लाख रुपए उसकी कॉस्ट इस प्रोजेक्ट से हायर होगी ना, इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 12 लाख रुपए ऐड हो जाएगी क्योंकि कंसल्टेंट की कॉस्ट है। तो आसानी के लिए, मतलब मैं कह रहा हूँ इनडायरेक्ट जितनी भी कॉस्ट होगी आप डालेंगे, तो आसानी के लिए डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, कोई भी है हम उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। जैसे जी, सवाल क्या है? सवाल क्या है? पता नहीं है, या हम हर प्रोजेक्ट की अलग अलग कॉस्ट होगी? सवाल क्या है? प्रोजेक्ट की अलग अलग होगी, वो डायरेक्ट कॉस्ट है। इनको कहने देते हैं, आपसे हम नहीं पूछते हैं। व्हाट इज योर क्वेश्चन? मुझे सवाल समझ में आएगा तो मैं फिर जवाब दे पाऊंगा। सवाल ये है कि अलग अलग प्रोजेक्ट की अलग कॉस्ट होगी, ये सवाल है जी। अच्छा, हम सैलरी दे रहे हैं वो तो कॉस्ट हेड है, ये सवाल है, ठीक है। हाँ, ये बात दुरुस्त है। 100 लोग हैं, उनकी तो तनख्वाह जाएगी जाएगी, आपको प्रोजेक्ट मिले या ना मिले, ठीक है। आपकी ख्वाहिश होती है कि बिजनेस मिले और लोगों की तनख्वाह दूं, किसी को निकालना ना पड़े, ये एक अलग काम है, ये एक बिजनेस एक्विजिशन है, कंपनी को चलाना है, जो शायद प्रोजेक्ट मैनेजर का काम नहीं है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो चीफ लेवल पे हैं, जैसे मैं ऑपरेशन हेड था, तो भाई ये तनख्वाह कहाँ से आएगी, अभी तक नहीं आए पैसे, इनको ये नहीं करो, अपनी सैलरी रोक लो, वो एक अलग काम है, अभी मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये बात दुरुस्त है कि ये कैश फ्लो कैसे आएगा, ठीक है ना, एक्सपेंस कैसे पूरे होंगे, वो एक अलग डोमेन है बिजनेस चलाने का, ठीक है। लेकिन बात यह है कि हम तनख्वाहें तो दे रहे हैं, लेकिन हम कैसे चार्ज करेंगे? हम प्रोजेक्ट पे चार्ज करेंगे, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट है और मैं कहता हूँ कि जी मेरे एक्सपेंस कभी आते हैं कभी नहीं आते, तो मैं कहता हूँ उसको 50% चार्ज कर लो, 60% चार्ज कर लो, तो ये मेरी कॉस्ट है। इन लोगों की सारों की तनख्वाह मैं इस प्रोजेक्ट से उठाऊंगा, और इसमें टाइम ज्यादा लग सकता है, इसमें फलाना हो सकता है, पैसे नहीं आएंगे या इस पे आएंगे, उस वक्त तक हमें चाहिए, तो प्रॉब्ली यू कैन चार्ज। तो ये नंबर भी आपके हाथ में है और ये एक्सपेंस भी आपके हाथ में है। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट आप कैसे करेंगे? तो यस, somebody हैज टू बी प्रॉफिटेबल, ठीक है। फिर वो इतने पैसे नहीं देगा, कोई और प्रोजेक्ट सस्ते में दे रहा है, तो आप कैसे निगोशिएट करेंगे? ये एक अलग डोमेन है, हम इस पे बात नहीं कर रहे, दैट्स अ डिफरेंट डोमेन। बिजनेस एक्विजिशन कैसे होगा, प्रोजेक्ट विन कैसे करेंगे, जीतेंगे कैसे, कंपटीशन को कैसे किल करेंगे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट। लेकिन ये बात जरूर है कि कोई भी बिजनेस चलाने के लिए हमें मंथली एक्सपेंस तो आएगा, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर हाउस प्रोजेक्ट पे जिंदा रह सकता है, एक सवाल है, तो शायद नहीं रह सकता है। उसके पास प्रोडक्ट होनी चाहिए जो बिकनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये आई एम टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ाया था ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट का काम है कि यू नो टेस्ट इंजीनियर हायर करो नहीं करो, बिजनेस कैसे चलेगा, अच्छी एनवायरनमेंट कैसे दोगे, या डेवलपर का काम नहीं है। तो somebody as business owner should look into it। जो होते हैं ना, जो डायरेक्टर हैं, जो टीम लीड हैं, जो सारे हैं, वो सारे उनका काम है, दैट इज मैनेजमेंट। अच्छी एनवायरनमेंट देना, सैलरीज देना लोगों को, मतलब वो बिजनेस तो वो नहीं ला रहा ना डेवलपर, उसकी तनख्वाह क्यों रुक रही है, ठीक है। तो मैं अगर ऑपरेशन हेड हूँ, मेरी तनख्वाह रुकनी चाहिए, मैं जिम्मेदार हूँ बिजनेस लाने का, ठीक है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ऑनलाइन क्लास बात समझ में आ रही है? कॉस्टिंग कैसे होगी, रेट कैसे आएगा, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऑनलाइन क्लास समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज करके फिर हम रिस्क के ऊपर चले जाते हैं।
ठीक है। अच्छा, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड मैं थोड़ा सा बता दूं, हम रिस्क पे बात कर रहे थे। हम ये बात कर रहे थे कि हम एक प्रोजेक्ट है, हमें तो उसका स्कोप लॉक करना है। स्कोप का मतलब है करना क्या है, ठीक है ना, व्हाट इज द फंक्शनैलिटी कस्टमर नीड। और इसमें क्योंकि इनविजिबल है, नॉन टेंजिबल है, तो इसमें एग्री करना जरा मुश्किल काम होता है। मैंने बताया था जो टेंजिबल है, घर है, गाड़ी है, कोई भी चीज, तो इसमें एग्री करना जरा आसान होता है। लेकिन कोई चीज लार्ज है, स्मॉल है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, छोटा सा तो है, इसके आप इतने लाख क्यों चार्ज कर रहे हैं, तो उसके लिए जाहिर सी बात है स्कोप को लॉक करना। फिर हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा था डीएफडी कैसे बनते हैं, यूज केस कैसे बनते हैं। तो आपने जो आरएसपी की रिपोर्ट बनाई होगी, तो उसमें अगर 4 यूज केस हैं तो दैट्स अ स्मॉल सॉफ्टवेयर, लेकिन अगर उसमें 40 यूज केस हैं तो दैट्स अ लार्ज फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो फंक्शनैलिटी लॉक होती है, फिर हम उसकी टाइम एस्टिमेट करते हैं, कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इन द प्रोजेक्ट। तो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था रिसोर्स छोड़ के जा सकती है, और रिसोर्स पूरी परफॉर्मेंस नहीं दे सकती है बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमने हेल्दी बात की थी, अनहेल्दी बात की थी। तो व्हाट आर द रिस्क, रिस्क हमने समझा था कि समथिंग इज नॉट गोइंग एज पर प्लान, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, हार्ड डिस्क खराब हो सकती है, लोग छोड़ के जा सकते हैं, रिक्वायरमेंट आपको समझ में नहीं आ सकती है, टूल हो सकता है कि आपसे कंट्रोल ना हो, ये सारे रिस्क हैं। तो हम क्या करेंगे, रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे और कुछ एक्शन लेंगे, ठीक है ना। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो रिस्क को आइडेंटिफिकेशन होती है, फिर आप उसको, अच्छा ये प्रोजेक्ट के साथ साथ इनकी इम्पैक्ट कम होती है। फॉर एग्जांपल रिस्क का इम्पैक्ट शुरू के प्रोजेक्ट में ज्यादा होगा, लेकिन जब डेवलपमेंट में चले जाएंगे तो उसका रिस्क का इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो हम देखेंगे रिस्क की आइडेंटिफिकेशन है, फिर उसको देखेंगे उसका इम्पैक्ट कितना है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, फिर हम एक एक्शन आइटम बनाएंगे कि अब करना क्या है, ठीक है। मसलन मसलन अम, एक रिस्क ये है कि मेरे ऑफिस में आग लग सकती है, लग चुकी है मेरे ऑफिस में आग, ठीक है, हमें 3 महीने के लिए छोड़ना पड़ा था। तो अगर आग लग सकती है तो व्हाट शुड आई डू। तो उसके लिए पुराने जमाने में, आज से 15 साल पहले होता था, टेप ड्राइव बनती थी और फिर वो कहीं और जाके स्टोर होती थी, ताकि अगर इसमें आग लग गई तो ये आज का काम या हफ्ते भर का काम सेव हो जाए। अच्छा, पहले इतना ज्यादा काम नहीं होता था, हफ्ते भर का काम फ्राइडे तो जाके कहीं स्टोर होता था, और फिर वो अगर खुदा ना खास्ता कुछ मसला हो गया तो आप उसको, लेकिन अब क्या है, अब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, एक नेट से कनेक्ट है और मैं कहीं सर्वर पे, क्लाउड पे अपलोड कर दूं, ठीक है। तो रोजाना का काम मैं अपलोड कर दूं, खुदा ना खास्ता आग लग गई तो मैं कहीं और से कनेक्ट करूंगा और शुरू हो जाऊंगा, ठीक है। तो दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए रिस्क। क्या है, अगर ऑफिस में आग लग गई तो क्या होगा, और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, उसकी असेसमेंट क्या है, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। 40 लोग काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट पे, रोजाना काम कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, ठीक है। तो व्हाट शुड आई डू, आई शुड लोड जो भी मेरे सर्वर पे है उसको कहीं ना कहीं मुझे लोड कर लेना चाहिए, ताकि खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो तो ये रिस्क हिसाब की है, ठीक है ना। फिर आप उसको देखते रहेंगे ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसी तरह से अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है तो आपकी टीम है, एक जूनियर टीम है, इन एक्सपीरियंस डेवलपमेंट की, टेस्टिंग की, लेकिन जो बिजनेस के जो लोग होते हैं, जो रिक्वायरमेंट ले रहे होते हैं, वो बहुत की होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे। उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी टर्मिनोलॉजी, उनको समझना और डेवलप कराना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन लोगों का प्रोजेक्ट साइकिल से पहले चले जाना इज वेरी हाई इम्पैक्ट, वेरी हाई इम्पैक्ट, ठीक है। इन लोगों का रुकना, इन लोगों का प्रोटेक्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये लोग ना छोड़ के जाएं, इनका एक्सीडेंट ना हो, ये बीमार ना हो सकते हैं, एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं होने चाहिए। अगर हो गए तो क्या होगा, तो अगर ये हो गए तो फिर यू शुड हैव एन स्ट्रेटेजी, ठीक है भाई। तो ये 4 स्टेप हैं, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, उसका असेसमेंट और फिर उसके बाद स्ट्रेटेजी। अब ये है कि प्रोजेक्ट चल रहा है जब आपके पास, आप मॉनिटर करते रहेंगे और उसको देखते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, एक सवाल है रिस्क आइडेंटिफिकेशन का, बिकॉज आई वॉज एन ऑपरेशन हेड, तो मुझे बहुत सारी फीलिंग्स आती थी। एक बच्चा है, बहुत अच्छी तरह से मेहनत से काम कर रहा है, लेकिन 1 महीने से हर चीज उसको बुरी लग रही है। व्हाट डज दैट मीन जी, नौकरी ढूंढ लिए, जाने वाला है वो, ठीक है, जाने वाला है, इसको पकड़ो, ये प्रोजेक्ट तबाह कर देगा, ठीक है। नहीं नहीं सर, कोई मसला नहीं है सर, हम जानते हैं इसको 4 साल से, 4 साल से हम भी जानते हैं, लेकिन अब ये रुकने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो यू शुड अंडरस्टैंड,
जिस दिन वो चला जाता है फिर आप कहते हैं पकड़ो पकड़ो रोको रोको, टिकट दो, सऊदी अरब से बुलाओ। अब भाई अब तो चला गया ना, जो आपको बताया था तो आपकी समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो रिस्क आइडेंटिफाई करना, वेरी स्पेसिफिक रिस्क। अच्छा, ये लैपटॉप का कुछ नहीं है, ये आपके शायद डेटा शो का कुछ है, इट्स नॉट, तो हम सही कर सकते हैं जी। मुझे मालूम है कैसे सही होता है, उसका फोकस खराब है। ठीक है चलिए, ठीक है, तो रिस्क को आइडेंटिफाई करना, तो अब मैं वेरी स्पेसिफिक रिस्क पे नहीं जा रहा हूँ, कौन कौन से हो सकते हैं हमने पढ़ लिया था। हमने कहा था शुरू में कैसे हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं। हम जैसे एग्जांपल ली थी कि हम एसएपी लगा रहे हैं इन ए फैशन, तो उसके बहुत बड़े चैलेंजेस होंगे। ठीक है, हम उसकी कॉस्ट भी उठा रहे हैं, लगा भी रहे हैं, लेकिन हमारे ऑब्जेक्टिव कुछ और है। तो वेरी इट हैज टू बी वेरी क्लियर। ठीक है ना, तो जिन लोगों ने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी उनके लिए ये है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है, जो आपका एफआईपी है, तो वो प्रॉब्लम से शुरू होता है। तो पेन है, हाँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट गलत है तो फिर अब पूरा प्रोजेक्ट जो है ना वो आपका सोल्यूशन है, किस चीज का सोल्यूशन है यू रियली डोंट नो। ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हुआ, प्रॉब्लम अगर आपका वट एवर यू आर गिविंग इज नॉट अप्रोप्रिएट, इट विल नॉट सॉल्व माई प्रॉब्लम। ठीक है, तो समझना क्या चाहिए, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ एक प्रॉब्लम की, और ठीक है, और जो आपका प्रोजेक्ट है वो सोल्यूशन होता है। ये जो प्रोजेक्ट आप करते हैं जिसकी प्लानिंग, रिस्क और आइडेंटिफिकेशन आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये एक्चुअली रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है। ठीक है, ये सोल्यूशन वैल्यू देना चाहिए, वैल्यू का मतलब है बेनिफिट देना चाहिए। मसला हल होगा तो मुझे कोई फायदा होगा ना, मसला तो कुछ और था, आपने कुछ और दिया, तो ये सारी मेहनत जाया गई, 1.5 साल 1.5 करोड़ रुपए सब जाया गया, क्योंकि ये फैशन था ना, आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और था। ये सारी फार्मास्यूटिकल के पास टैप होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, लेकिन हमारी तो प्रोसेस ही कुछ और है, हम काम किसी और तरह से करते हैं, टैप कुछ और चीजों को ऑटोमेट करती है, प्रोसेस डिफरेंट है। तो यू आर बाइंग समथिंग विच इज नॉट योर नीड एंड यू आर नॉट गोइंग टू यूज इट। ठीक है, तो प्रोसेस वही होना चाहिए जिसको आप ऑटोमेट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर वही होता है ना, ये प्रोसेस है उसको ऑटोमेट कर देंगे। ये बात क्लियर है, सॉफ्टवेयर क्या कब एफिशिएंसी लाएगा, कब एफिशिएंसी जी, हो गया ना प्रॉब्लम बेटा, अब मसला जी, हाँ, अभी ये सब बात नहीं हो रही है, अभी बात हो रही है ऑटोमेशन कब वैल्यू लाएगी, ऑटोमेशन या सॉफ्टवेयर कब वैल्यू लाएगी, जब आपका प्रोसेस एफिशिएंट होगा। जो प्रोसेस एफिशिएंट है उसको ऑटोमेट कर दिया तो जल्दी हो जाएगा ना। ऑटोमेशन क्या करता है, फास्ट और मल्टीपल नहीं, एफिशिएंसी, व्हाट इज एफिशिएंसी, एक आदमी करे या 10 आदमी करे सॉफ्टवेयर चलेगा, ह्यूमन एरर नहीं होगा और तेजी से होगा, बहुत तेजी से होगा, यही करता है ना। लेकिन अगर आपका प्रोसेस ही गलत है, सॉफ्टवेयर ही गलत है, तो वो सब तबाही करेगा। तो प्रोसेस सही होना चाहिए, उसको वो ऑटोमेट कर दे, लेकिन प्रोसेस कुछ और है और सॉफ्टवेयर कुछ और है, तो वैल्यू देगा नहीं, वो कभी वैल्यू नहीं देगा। अब बात समझ में आ रही है कि अगर आपके प्रोसेस कुछ और हैं और आप ऐसे भी खरीद रहे हैं तो कोई वैल्यू नहीं देगा। तो ये वो वाली चीजें जो हमने पढ़ा था कि क्या रिस्क हो सकता है, रॉन्ग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, रॉन्ग टीम हो सकती है, टीम मोटिवेटेड नहीं हो सकती है, आपका बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपको, ये एक बहुत की फैक्टर है। ठीक है, तो ये सारे रिस्क है। ठीक है, या फिर जो टीम है, जो वेंडर की टीम है, वो चेंज हो गई या वो ओनरशिप नहीं ले रही, आपको दौड़ा रही है रिक्वायरमेंट, नहीं हमने तो ये कहा था, उन्होंने तो ये कहा है, तो उन्होंने ये कहा। भाई आपको गवर्नेंस पता होना चाहिए, पढ़ेगा कौन, अप्रूव कौन करेगा और इसको बताएगा कौन, ये सारी चीजें हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको प्रीवियस रिकॉर्ड आपका, कि आपका एस्टिमेशन में गलती होती है, कल बात हुई थी कि एस्टिमेशन में गलती हो सकती है। ठीक है, तो अगर प्रीवियसली अगर आप गलती करते हैं तो आप देखें कहाँ बफर रखना है, कहाँ गलती होती है। आप सोचते हैं 6 महीने में हो गया लेकिन आपसे नहीं होता है, तो इसका मतलब आपकी टीम कैपेबल नहीं है। आप सोच रहे हैं कि 6 महीने में कर लेना चाहिए लेकिन आपसे होता नहीं है, तो 7 महीने रखिए आप। ठीक है, फिर आप अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करिए, जो भी हो सकती है, टीम की वीकनेस हो सकती है,
एस्टिमेशन की वीकनेस हो सकती है, मोटिवेशन की हो सकती है। आता सबको लेकिन करना नहीं है, बस 6 बजे तक टाइम पूरा करना है, उसके बाद चलना है, कल देखी जाएगी। टीम इज नॉट मोटिवेटेड, नॉट गिविंग देयर 100%। कैसे पता चलेगा टीम इज नॉट गिविंग 100%? चलें ये सवाल होल्ड कर लेते हैं, अभी आप प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है भारत। ये सब चीजें हैं, बहुत ही ऑब्वियस होगा कि टीम इज नॉट गिविंग 100%। ठीक है, कुछ बिहेवियर होगा, कुछ बताएगा। ठीक है, अब इसके लिए भी चैलेंजेस हैं। कोलैबोरेशन कैसे होगी, टीम की मोटिवेशन कैसे होगी, कैसे करेंगे। सुना है कभी पिकनिक होती है, इवेंट्स होते हैं, डिनर्स होते हैं, किसी वजह से होते हैं, वहां तकरीर होती है, बोलने दिया जाता है, चुप नहीं कराना उसको, बोलने देना उसको, और लिख लेना, नोट कर लेना वो क्या कह रहा है। मेरे रूम में नहीं आ सकता, डरता है वो, लेकिन वहां बैठ के वो कह देगा। ठीक है, ये सेक्शन होती है कि लेट द पीपल स्पीक। ठीक है, अपने यहाँ नोट करते जाना व्हाट आर द इश्यूज। पिकनिक पे जाएंगे, वही ऐसे तो नहीं पैसे खर्च किए है ना, 50,000 रुपए सबको लेके गए, नोट करना तुम, और ये कर लेना तुम, ये कर लेना तुम, और फिर मुझे बताना मसले क्या है लोगों के, एंड आई नीड टू एड्रेस दोस इश्यूज, ताकि हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट हो। मैं रूम में बैठा हूँ, कोई डर रहा है, आ ही नहीं रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा। ठीक है, मेरा जो है ना ओपन डोर पॉलिसी है, वो डोर क्रॉस करेगा तो आएगा ना। वो डरता बहुत है सर आपसे बहुत डर लगता है। अब लंच पे कह रहे से बहुत डर लगता है, मतलब आपको नहीं लगता ना, स्विमिंग में नहा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अब बता दो। अब उसने बता दिया, मुझे मालूम है कि क्या इसका मसला क्या है। ठीक है ना, तो दीज आर द थिंग्स, व्हाट आर द वीकनेस। ठीक है ना, एक आप सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, औलाद का कोई मसला है, लेकिन औलाद अब्बा से बात ही नहीं कर रही है, तो पता कैसे चलेगा अब्बा को। पिकनिक में जाएगा ना, और 4 घंटे से जो लोग बात नहीं कर रहे, नहीं ये बाप बेटा है जो बात ही नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो यू शुड हैव अ गुड रिलेशनशिप किसी भी उसमें, चाहे वो घर हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो। ठीक है, तो खौफ नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, अदब होना चाहिए। ठीक है, खौफ नहीं होना चाहिए, योर बिहेवियर विल क्रिएट दैट। ठीक है, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, व्हाट आर द रिस्क। ठीक है, तो बड़े बड़े रिस्क क्या जहन में आ रहे हैं, रिक्वायरमेंट का रिस्क हो सकता है कि आपको डोमेन की नॉलेज नहीं है तो आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकते हैं। एक ये हो सकता है कि आपका जो बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन का, जहां आप काम कर रहे हैं, वो प्रोग्रेसिव नहीं है, बहुत देर देर से बताती है, वक्त जाया होता है। तो प्रोजेक्ट तो 6 महीने में करना है, वो 6 महीने में नहीं होगा, क्योंकि वो जो काम 2 महीने में करना था या महीने भर में करना था, रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट बनाना था, बना ही नहीं। ठीक है, जब आप किसी के पास जाते हैं रिक्वायरमेंट ले रहे हैं, तो उसकी कोई सुनने आता है जो कभी सुनता ही नहीं है, फिर वो बताता है मेरे पास जुल्म होता है, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मेरी तनख्वाह कम नहीं है, और यहाँ देख रहे हैं आप लाइट भी नहीं है, तो सारी दिल की भड़ास आपको सुनाएगा। तो मैं कहता हूँ खुदा का वास्ता ये मत सुना करो, आस्क हिम टू स्टॉप, ये हम बाद में सुनेंगे आपकी, अभी हम ये बात करेंगे। क्योंकि वो रोकता नहीं है। सर क्या करूं सर, वो उनकी कोई सुनता नहीं है, वो मुझे ही सुनाता है। मैंने कहा तुम इस चीज के पैसे नहीं ले रहे हो मेरे से कि तुम उसकी जाके सुनो, तुम रिक्वायरमेंट लेकर आओगे। सो अंडरस्टैंड, यू आर मेजर्ड, मैं पैसे इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि तुम जाके उसकी। ठीक है, तो लिसन, तो ये पीपल हैंडलिंग अगर वीक होगी तो वो बहुत वक्त जाया कर देगा। हम कहते हैं पीपल हैंडलिंग तुम्हारी वीक है, तुम रोको उसको, यू नीड टू कंट्रोल दैट डिस्कशन। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट कैसे ली जाती है, देर आर सर्टेन कंडीशन, आपके रूम में नहीं होगी, क्यों, फिर मैं बताता हूँ क्यों नहीं होगी। रिकॉर्डिंग होगी, क्यों, आप कोर्ट में ले जाएंगे, मैंने कहा नहीं कोर्ट में नहीं जाऊंगा, आपके सामने लिखूंगा, डॉक्यूमेंट करूंगा, यही डिलीट कर दूंगा, बट इसलिए कि ताकि बार बार ना रिपीट करना पड़े। और वहाँ फोन सारे ऑफ होंगे, और ये होगा, और ये होगा, और वहाँ बोर्ड होगा, और एक छोटा असिस्टेंट भी होगा, और मैं भी होऊंगा, एंड दैट्स हाउ वी डू इट। व्हाई, बिकॉज ऑफ द फोकस, बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ द, आप भी पढ़ के आएंगे, हम भी पढ़ के आएंगे, तो 2 घंटे में वो चीज कर लेंगे जो 4 घंटे में। देयर आर कंडीशन, ये नहीं करेंगे तो मैं ऑफिस से उठ के आधा घंटा 500 रुपए का पेट्रोल खर्च करके मैं आ रहा हूँ, तो अंडरस्टैंड आई गॉट एन ऑब्जेक्टिव, सो आई नीड टू कंट्रोल दैट डिस्कशन, वेरी फोकस्ड डिस्कशन। बस में यार ऐसे नहीं होगी रिक्वायरमेंट, आप मोबाइल भी पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं और व्हाट्सएप भी देख रहे हैं सर, नो, इट इज नॉट अलाउड। विल गो इन टू द रूम, क्लोज डोर, चाय वाला आ सकता है शुरू के 10 मिनट, उसके बाद वो भी नहीं आएगा, उसको बाहर रखे, यू नो, वी नीड टू डिस्कस दैट। समझ रहे हैं आप, क्या फोकस करना है, आपकी रिक्वायरमेंट समझना है, डायग्राम बनानी है, आप यही कह रहे हैं, आप यही कह रहे हैं, वेरीफाई करना है, इसकी तस्वीर ले लो और उसको ऐसे ही लगा दो, बस। हमें एग्री करना है ना, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे डॉक्यूमेंट करना है, इसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होने चाहिए, इसमें एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए, आप बताएंगे तो मैं कुछ बनाऊंगा ना उस पर। हैव टू बी वेरी फोकस, मुझे पढ़ के जाना चाहिए, मुझे सवाल तैयार करके जाना चाहिए, उसको बैठना चाहिए, क्या आप पूछेंगे सर साहब, मैं कहता हूँ इस वाले एरिया पे बात करेंगे, ये फॉर्मूले पूछेंगे, फलानी चीज पूछेंगे, और तुम ये छोटे लिखते जाओ, सारी चीजें नोट करते जाओ, और तुम ये सारी डॉक्यूमेंट्स बना के मुझे रिव्यू करवाना, फिर इनको भेजेंगे, वेरी क्विक। ठीक है,
तो अगर रिक्वायरमेंट मिलती होती है आपको वहाँ स्पेसिफिक एक्शंस लेने की जरूरत है। अगर टीम का मसला है तो आपको टीम की एनवायरनमेंट अच्छी करनी है, कोई और चीजें तो आपको देखने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। ये वाला जो काम है 3 दिन में होगा या 2 दिन में होगा, ठीक है ना। तो जो लोग एक्सपर्ट होते हैं, प्रोजेक्ट प्लान जो बनता है ना, वो रिक्वायरमेंट, अगर मैं वाटरफॉल का बना रहा हूँ या एजाइल का बना रहा हूँ, एजाइल में सिर्फ ये होगा कि जनाब ये स्क्रम में ये स्प्रिंट होगी, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट है, डिजाइन है, तो ये डेवलपमेंट है, ये जरा लंबा फेज होगा, इसको बना देते हैं। डेवलपमेंट है और ये टेस्टिंग है। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है अपने ड्राइंग रूम में बैठ के या अपने रूम में बैठ के नहीं बनाएगा ये हफ्तों, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट, हो सकता है 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता लगे। तुम कितना टाइम लोगे और क्यों टाइम ज्यादा ले रहे हो, क्यों कम लोगे, विल हैव अ वेरी स्पेसिफिक डिस्कशन। ठीक है ना, 2 महीने कह रहा है, नहीं इसको 1 महीने करो, नहीं इसको इतने करो, फिर वो बताएगा सर क्यों 2 महीने कह रहा हूँ, वो आदमी तो है नहीं, है तो ऐसे हैं, उनके साथ नहीं हो सकता, वट एवर रीजन। तो दिल दिल हैव अ डिस्कशन। तो इनका टीम लीड बैठेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ डिस्कशन करेगा। दिस इज नॉट इन आइसोलेशन। द टीम शुड ओन, डेवलपमेंट टीम शुड ओन, ये 3 महीने में हो जाएगा, इनको मालूम होना चाहिए 18 दिन में हो जाएगा। दे शुड ओन, आई शुड नॉट इम्पोज कि 6 महीने में करना है प्रोजेक्ट, हमने कह दिया कस्टमर को, पैसे ले लिए भाई, सर कैसे होगा। तो टॉक टू द टीम। Yes, you are experienced, you know things, but you will take the ownership from the team. यहाँ 2 लोग हैं, यहाँ 2 लोग हैं, यहाँ 20 लोग हैं, यहाँ 10 लोग हैं। But that's how you manage people. Listen to and convince them कि अगर ये 1 महीना लग रहा है तो क्यों लग रहा है। अगर आपकी बात उनकी समझ में आ रही है तो वो ठीक कह रहे हैं, नहीं तो उनकी बात सुनेंगे आप। We'll have a lot of discussion. तो खाली ये नहीं एस्टिमेशन, टीम ओनरशिप नहीं ले रही, सर नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा भाई, करेंगे ना इंशाल्लाह, बैठ के करेंगे, प्लाना करेंगे। या वो रीजन बताएगा, मेरी टीम स्ट्रांग नहीं है, मेरी टीम में ये वीकनेस है, फिर हम देखेंगे ये टीम ऐसी क्यों है, सारी चीजें। ठीक है, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। डिस्कशन कस्टमर के साथ डिस्कशन हो सकते हैं। ठीक है, अब ये सेकंड पार्ट है उसकी, असेसमेंट, प्रोबेबिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी को समझते हैं। अगर आपको कुछ चीजें अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं है तो बहुत सारी चीजें आप गलत मिस रीड करेंगे। मैंने पहले लेक्चर में भी एग्जांपल दी थी, व्हाट इज रिस्क एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। मेरे जेब में वॉलेट में 10,000 रुपए हैं और रात के वक्त मैं लियारी से गुजर रहा हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मुझे रोक लिया जाएगा और बोला जाएगा कि भाई शरीफ आदमी जो कुछ है यही दे दो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? वेरी हाई। क्यों? क्यों? नजर आ रही है, हाँ, जगह ऐसी है, पैसे हैं, रात का वक्त है, आपको नजर आ रहा है। सॉफ्टवेयर में नजर नहीं आएगा कि ये बंदा छोड़ने वाला है, आपको नजर नहीं आएगा ये आदमी ऐसे करेगा। तो ये भी असिस्ट करना हर आदमी का काम शायद नहीं है, एक्सपीरियंस लोगों को असिस्ट कर लेना चाहिए। दिस इज द डेंजर, दिस इज द रिस्क। हार्डवेयर तो फेल हो सकता है, तो ठीक है, हार्डवेयर के लिए तुम अपलोड करते रहोगे, वो तो जनरल सी बात है ना। हार्ड डिस्क फेल हो सकती है, आग लग सकती है, इंश्योरेंस कर लिया, सारा कुछ कर लिया, तो फिर ये है ना जनरलाइज स्टेप्स है। लेकिन कुछ है टीम के बारे में, कुछ है वेंडर के बारे में, कुछ है कस्टमर के बारे में, बहुत ही हाई ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये असिस्ट करना बहुत जरूरी है। फिर सुनिए, मैंने जुमला कहा होगा, कुछ समझिए सर यूं क्यों कहते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज ह्यूमन इंटेंसिव एंड कम्युनिकेशन इंटेंसिव। मैं किसी फैक्ट्री में आलू डालूं और चिप्स बन के निकल जाए, बहुत आसान है, मशीन खराब हो गई सही करा लो। और भाई ये 100 लोगों की टीम है और ये डीमोटिवेटेड है, ये हाई परफॉर्मेंस नहीं है, ये अपना काम नहीं करे, कहीं से काम निकालो, कैसे होगा ये काम? हो सकता है मोटिवेट कर सकते हैं, टोयोटा से सीखते हैं। हाँ, आपको नहीं पता, मैं सीखता हूँ ना, मुझे जब मसला होता है मैं सीखता हूँ टोयोटा से। डेनेवर में एक जनरल मोटर्स की फैक्ट्री थी जो लॉस में जा रही थी। ठीक है, फैक्ट्री लॉस में जा रही थी, जनरल मोटर्स ने उसको बेचना चाहा, टोयोटा ने खरीद लिया।
तो मैंने पूछा लॉस में क्यों जा रही है? जनरल मोटर्स का नाम सुना है, टोयोटा भी बहुत नीचे है, ये बात कर रहा हूँ 80s की, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये सारे निकम्मे हैं, काम नहीं करते, हम लॉस में जा रहे हैं। जनरल मोटर्स से खरीद ली टोयोटा ने, और टोयोटा ने कहा अच्छा हम देखते हैं। उन्हीं निकम्मों से 1.5 साल में वो प्रॉफिटेबल हो गए। लोग तो वही थे, कैसे हो गए? अब ये सोचने की बात है। प्रोसेस एक सेकेंडरी पार्ट है, और टोयोटा सारे प्रोसेस प्रिंट कर देता है, पढ़ लो मेरी किताबों में, जस्ट इन टाइम, ये प्रोसेस। तुम अगर ये प्रोसेस अडॉप्ट कर सकते होगे तो हमारी जैसे एफिशिएंट हो जाओगे। करता कौन है, पढ़ता कौन है? हाँ, तो टोयोटा यही कहता है कि हमारे लोग एक्सट्रीमली क्वालिफाइड और बहुत अच्छे हैं, इसलिए अब जो बनाएंगे बहुत अच्छा बनाएंगे। कोई नहीं कहता निकम्मे, वो कहता है इसको काम नहीं आता, उसको सिखाओ। मैं किसी बच्चे को, अच्छा ये मेरा कोई जुमला सब बाग दिखाना नहीं है, अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन मखलूक बनाई है इंसान को। ये सारे बच्चे जो है ना बहुत टैलेंटेड है, मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। ऐसे बच्चे जो निकम्मे थे, जो फलानी यूनिवर्सिटी के थे, उर्दू यूनिवर्सिटी के थे, जिनको बहुत निकम्मा कहा जाता, उनको 6 महीने में इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे दिया। मैंने कहा देखो ये तजर्बा था मेरा, ये वही बच्चा जिसको तुम कहते थे निकम्मा, इसने ये करके दिखाया। तो इसका मतलब बच्चे टैलेंटेड है। लेकिन एक बच्चे को मैंने 4 साल ये कहा तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, शीशे में देखता कहता हाँ सर सही कहते होंगे, वो निकम्मा हो जाएगा। दिस इज ऑल ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक है। तो ह्यूमन इंटेंसिव, हाउ डू यू ट्रीट योर पीपल, हाउ डू यू बिहेव विद योर पीपल, डू यू मोटिवेट, इंकरेज देम? तुम नहीं आना कल से, तुम कोई काम नहीं। अब ये सोच रहा यार, व्हाट इज दिस बिहेवियर? बात समझ में आ रही है? मैथ्स में वीक है या मेरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वीक है, ठीक है, अब मैंने उसको साइकोलॉजिकली वीक कर दिया, डिप्रेस कर दिया, बोल बोल के। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, बस, ठीक है। तो हाउ डू यू ट्रीट योर पीपल, हाउ डू यू, ये बहुत बड़ा रिस्क होता है, ठीक है ना। अब उसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सेट पढ़ी होगी आपने शायद, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 0 से 1 होती है, तो 1 की तरफ जो भी अच्छा है, हाउ मच, ओके, ठीक है। चलिए अभी 10 मिनट है, खत्म हो जाए तो मुझे बता दिएगा। ऑनलाइन क्लास आप लोग को आवाज आ रही है, समझ में आ रही है? ऑनलाइन क्लास कोई बच्चा बताएगा मुझे, समझ में आ रही है? आवाज आ, यस सर। ठीक है आ रही है। अच्छा हम बात कर रहे हैं रिस्क की, और रिस्क की हम कह रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन है, फिर हम उसकी सेकंड पार्ट पे आ गए कि उसकी असेसमेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है। तो ऐसे प्रोजेक्ट जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई है और असेसमेंट हाई है, उसमें हमें कुछ करना चाहिए। तो मैंने जो आपको असाइनमेंट दिया उसमें एक तो कॉस्टिंग करनी है, और फिर आपने जो भी प्रोजेक्ट करना है उसको बैठ के सोचना है, ठीक है। इसमें कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसकी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हमने करना क्या है, ठीक है। तो ये सब आपने करना है, तो उसको ध्यान में रखिए। अगर आपका FIP है और इसमें क्या हो सकता है, कुछ चीजें हो चुकी होंगी पिछले 7 सेमेस्टर में, और 8वां सेमेस्टर आफ्टर हो गया तो हमने नहीं सोचा था, तो वो रिस्क लिख लीजिएगा, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ठीक है। तो हिस्टोरिकली आप पिछली चीजों से भी सीख सकते हैं, ठीक है। फिर उसकी रैंकिंग करेंगे, हाई इम्पैक्ट है, मीडियम है, लो है, तो लो को नॉर्मली आप इग्नोर कर देते हैं या ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आग लग सकती है, तो मैं ट्रांसफर करता हूँ किस पे, इंश्योरेंस पे, कि आग लगेगी तो इंश्योरेंस मेरे सारे लैपटॉप देगा, ठीक है। अगर आग लगेगी तो सॉफ्टवेयर ट्रांसफर कर दो गिटहब पे या गिटलैब पे या कहीं भी, हाँ, ठीक है, और उसको महीने के पैसे देते रहो और वहां से कर लेना। तो नॉर्मली पता है ना, अगर हो गया ऐसा हो गया तो, लेकिन रिसोर्स, टीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी नजर रखो, इनको अच्छा मीडियम दो, इनको अच्छी तनख्वाह दो, इसको गाड़ी भी दे दो। तनख्वाह नजर नहीं आती है लेकिन ससुराल को गाड़ी नजर आती है, दे दो इसको, ठीक है ना। छोड़ के नहीं जाएगा जब तक गाड़ी इसकी नहीं, मतलब दीज आर ऑल ह्यूमन साइकोलॉजी, यू नीड टू, है ना। कभी इस पे बात करेंगे, अभी टीम पे बात करेंगे, बट दिस इज माई एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर ये देखेंगे कि उसकी लाइवलीहुड क्या है, ठीक है। अभी इस डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बहरहाल प्रोजेक्ट को देखेंगे आप, आपके जो प्रोजेक्ट है, इसकी वजह से मुझे ये सारी थ्योरी है, मुझे सब समझाना पड़ेगा किसी स्पेसिफिक केस से, ठीक है। तो आपने FIP को ध्यान में रखिए कि आपने क्या देखा था, क्या नहीं समझा था, और क्या गलती आपसे हो गई। दीज आर ऑल रिस्क। तो अगर आप पहले से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ी होती तो आपको मालूम होता था कि शायद ये हो सकता था, शायद ये हो सकता था। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थ्योरी तो है, लेकिन जब तक आप 2 साल 3 साल इस समंदर से नहीं गुजरेंगे तब आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या बात हो रही है, ठीक है। तो मैंने मोटे मोटे प्रोजेक्ट बताए कि पीपल हैंडलिंग जो है ना वो बहुत बहुत इम्पैक्ट करती है आपके प्रोजेक्ट पे, ठीक है। मसलन
मसलन एक अच्छा प्रोग्रामर है, उसकी लॉजिक बहुत अच्छी है और इज अ वेरी एफिशिएंट प्रोग्रामर, 3 दिन होगा से रिपोर्ट नहीं बन रही है, क्या करना चाहिए मुझे? दे दो बिहेवियर है, मैं जरा समझाता हूँ आपको, ठीक है? ओ भाई क्या हो गया तुमको, 3 दिन हो गए तुमसे रिपोर्ट नहीं बन रही है ना, ठीक है? या ओ भाई यू वर ए वेरी गुड डेवलपर, क्या मसला क्या है तुम्हारे साथ नाउ? ही इज ओके बट देयर समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद हिज मेंटल कैपेबिलिटी, या तो कोई मसला है, कोई बीमारी है, कोई, हाँ सर अम्मी की तबीयत खराब है, कैंसर हो गया, या वट एवर, खुदा ना खास्ता, ठीक है? So now he's mentally engaged. So which one is empathy? I mean, I know he's a good performer, but now he's not performing. So this is empathy, ठीक है ना? And empathy will develop the respect. If I understand, I'm a good developer and paying respect to me, but asking me what is the problem. ठीक है? दूसरा है arm twisting. तुमको पता नहीं है मैं कौन हूँ? पता है सर, मुझे पता है आप मेरे बॉस हैं, तनख्वाह देते हैं, ये बताने की क्या जरूरत है? मैं अपने बच्चों को बोलूं मैं तुम्हारा अब्बा हूँ, तुम मेरी बात मानो, बच्चों को पता है हुआ है, वाई शुड आई? ठीक है? तो देयर टू मेथड्स ऑफ मैनेजिंग पीपल, आर्म ट्विस्टिंग, धमकी दो, डराओ उनको, या फिर आप उनसे रिस्पेक्ट से बात करें, एम्पैथी करें, प्रॉब्लम पूछें, मसला क्या है। अगर आदमी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो कुछ और करें, डिसरिस्पेक्ट ना करें, भाई तुम्हारे मतलब का ये काम नहीं है, तुम कुछ और करो, ठीक है? मगर बेइज्जती की भी तो आप मासी को कह सकते हैं ना कि तुमसे काम नहीं हो रहा है, तुम कोई और घर देख लो, जरूरी है मासी की बेइज्जती करनी, ठीक है? अब ये हिस्टोरिकल वो है कि अगर आपने पिछले दफा 2-3 प्रोजेक्ट पे ऐसा हुआ था कि आपने रिपोर्ट बनाई थी और उनमें एक्स्ट्रा टाइम लग गया था और उसमें गलतियां हुई थी, तो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी कल्चर में ऐसा होता है, दुबई के कल्चर में ऐसा होता है और फलाने कल्चर में ऐसा होता है। तो यू कैन एंटिसिपेट द एनवायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, और यू कैन, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर हमारा था, अभी भी है, उनकी जेब से पैसे निकालना बहुत मुश्किल है, काम करा लो, टाइम ले लो, पैसे नहीं दे रहे हैं सर साहब। मैं कहता हूँ मैं अपने बच्चे कैसे पालूंगा अगर आप पैसे नहीं देंगे, ठीक है? तो आई नो द कस्टमर नाउ, ठीक है? तो आई नो, आई अंडरस्टैंड हिम, तो मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से मैं उनसे किसी और तरह से निगोशिएट करता हूँ, ठीक है ना? मैं कहता हूँ अगर आपने कराना है तो मुझे इतने देने हैं, नहीं तो आप किसी और से करा ले, ठीक है ना? तो आई नो कि यही प्रॉब्लम होगी, बाकी जगहों पर प्रॉब्लम नहीं होगी। इज अ वेरी नाइस जेंटलमैन था, लेकिन बस ऐसा लगता है उनकी जेब से पैसे लगे रहे। मैं कहता हूँ इतनी, तो नाउ यू नो द कस्टमर, ठीक है ना? तो ठीक है, तो मैं बहुत सारे कस्टमर के साथ बिजनेस नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पास 4 कस्टमर हो और अच्छे हो, जिनके साथ मैं कंटिन्यूअस बिजनेस करता रहूँ। मैं अच्छी सर्विस दूंगा तो मुझसे ही लेंगे, रादर मैं 50